हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वहाँ पे हम एक वोकेबलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एरिया देखेंगे और वो एप्लीकेशन एरिया है गाइस कॉन्टेक्चुअल यूजेज या इंग्लिश यूजेज। ना ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता था कैट एग्जाम्स में, तो वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन टू कम बैक। पर इफ दोज ऑफ यू यू नो जो जिनकी नज़र दूसरे मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स पे भी है, for example NMAT, all the other exams which give you direct vocabulary questions, तो उनको ये क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ ये इस क्वेश्चन में हमें वोकेबलरी और ग्रामर के बारे में भी काफ़ी सीखने को मिलता है। पर हाँ, अगर आप कैट के प्रीवियस पेपर्स को देखोगे तो आप देखोगे कि ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं एंड अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स का, स्पेशली इफ आई टेल यू लाइक फॉर एग्जाम्पल NMAT, दे स्टिल यूज दिस क्वेश्चन वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। ओके, इट्स अ रेगुलर फीचर, राइट। सो आज हम लोग ये समझते हैं। उससे पहले मैं याद दिला दूँ कि जिन लोगों ने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है, प्लीज़ टेक द सब्सक्रिप्शन सून गाइस, क्योंकि हमें अपना लर्निंग जारी रखना है और वी हैव टू गेट 100 percentile in our CAT exam and other management entrance exams and get into the most coveted institution of our choice. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आई विल पर्सनली हैंड होल्ड यू थ्रू योर VARC सेक्शन। ऑल द स्टूडेंट्स की जनरली डाउट्स होते हैं कितने कितने कंटेंट है, मटेरियल से क्या क्या रेफर करें, ये रेफर करें, इसमें जाए उसमें जाए इसमें, तो ऐसे ऐसे करते करते ना they get stuck and they are not able to go ahead। तो आपके पास आप इतने इधर उधर भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है। कम टू दिस प्लेटफॉर्म गाइस, फोकस कीजिए, कोर्सेज को अच्छे से फॉलो कीजिए, डेली लाइव क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कीजिए। जैसे जैसे कोर्सेज लॉन्च होते जाते हैं उनको ईजिली बैचेस लॉन्च होते हैं, उनको फॉलो कीजिए और सब कुछ आपको मिलेगा वन टाइम सब्सक्रिप्शन अनलिमिटेड एक्सेस में। आपको और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस। आपको जो टॉप एजुकेटर्स है इस स्पेस में उनसे सीखने को मिलेगा, लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलेगा जिसमें आप काफ़ी इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। आप पूछ सकते हो कि ना ऐसा क्यों नहीं, इस ऑप्शन का आप एक बार मुझे वापस समझा दीजिए, ये वर्ड का मीनिंग आप मुझे एक बार वापस बता दीजिए। सो ऑल ऑफ दीज इंटरेक्शंस इज़ रियली इंपॉर्टेंट गाइस फॉर अ सिलेबस कंप्लीशन। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। आप जैसे देख रहे हो मैं आपको हिंदी में इंग्लिश सिखा रही हूँ, so there is no language barrier. We still can make it, we still can crack it, and we can still get 100 percentile in our exam. Learn anytime anywhere guys। आप लोग वीडियोस को डाउनलोड भी कर सकते हो and you can watch it offline, you can watch it again and again, you can learn from it again and again, get your doubts cleared, interact with the educator, get detailed reports and analysis आपके performance के बारे में। You will know where you stand and how you have to improve now, ओके, एंड यू कैन बी रियली इन्फॉर्म्ड अबाउट योर प्रिपरेशन। वो बहुत ज़रूरी है। रैंडम हैप्पीजार्ड, अरे ये बच गया, ये कहाँ से ला, ऐसे इसके क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, ये पेपर जब मैं कैट डिस्कशन ग्रुप्स देखती हूँ तो काफ़ी, किसी के पास ये मटेरियल है क्या मुझे भेज दो, किसी के पास ये क्वेश्चन है क्या भेज दो, किसी के पास इसका सोल्यूशन है मुझे भेज दो, कोई मुझे बता दो कि इस क्वेश्चन के बारे में मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ। तो ये सब पे टाइम वेस्ट करने की बजाय you just have to watch these videos regularly guys, and you just have to subscribe to the Unacademy Plus platform। तो मेरा कोड यूज़ कीजिए ऋतु MBA। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे जो हमारा 12 मंथ का प्लान है या 24 मंथ्स का प्लान है, जो क्योंकि वी नीड दिस, राइट, बिकॉज कैट इज़ गोइंग टू एटलीस्ट अगले मई तक, जब तक हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाता हमको सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ यूज़ माई कोड गाइज ऋतु MBA। अगर आप यूज़ करोगे तो देखिए आपको 10% ऑफ मिलेगा। तो यूज़ माई कोड ऋतु MBA। और आज के हमारे सेशन को अब हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है कॉन्टेक्चुअल यूसेज या इंग्लिश यूसेज। ना ये वर्ड अंडरस्टैंड करना यहाँ पे ज़रूरी है। कॉन्टेक्चुअल यूसेज का मतलब क्या होता है ना, एक जो वर्ड होता है वोकेबलरी में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जब हम उसे यूज़ करते हैं उसका मीनिंग बदलते जाता है। ज़रूरी हर एक वर्ड हमको अलग अलग मीनिंग्स भी दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था मर्डर का मतलब क्या है। मर्डर का एक मतलब होता है किल करना, दूसरा मर्डर का दूसरा मतलब होता है ग्रुप ऑफ क्रोज। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, पार्लियामेंट का एक मतलब होता है हमारा जो हमारा सेनेट होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, और दूसरा मतलब होता है पार्लियामेंट का ग्रुप ऑफ आउल्स। वैसे ही मीनिंग्स भी बदल सकते हैं जैसे जैसे हम कंटेक्चुअल यूसेज, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है, जैसे हमारे सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं ना। इस क्वेश्चन का बेसिक पैटर्न क्या है गाइस, बेसिक पैटर्न ये है, आपको एक वर्ड दिया जाता है, एक सिंपल सा वर्ड दिया जाएगा जैसे होम।
इसका मतलब आपको पता है। तो आपको एक वर्ड दिया जाता है, 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको डिसाइड करना है कि कौन से सेंटेंस में ये वर्ड इनकरेक्टली यूज हुआ है, या अगर आप डायरेक्शंस कभी चेंज भी हो सकता है, कौन से सेंटेंस में ये वर्ड करेक्टली यूज हुआ है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है कि कौन से सेंटेंस में ये वर्ड इनकरेक्टली यूज हुआ है। अब इसको करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, डेफिनेटली हमें जो वर्ड है उसका मीनिंग देखना चाहिए। अगर हमको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, देखना चाहिए कि वो वर्ड उस मीनिंग के बेसिस पे उस सेंटेंस में फिट होता है या नहीं। तो हमको मीनिंग तो जानना ही पड़ेगा वर्ड का, और देखना पड़ेगा कि ये मीनिंगफुल है या नहीं उस सेंटेंस में। सेकेंड चीज जिस पे हमको फोकस करना होता है ना गाइस, वो है प्रेपोजिशन। क्या वो प्रेपोजिशन जो यूज हुआ है उस वर्ड के बाद वो करेक्ट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, द सेंचुरी इज होम टू, होम टू होना चाहिए, होम ऑफ होना चाहिए, होम एट होना चाहिए, होम ऑन होना चाहिए। आप देखो कि जो प्रेपोजिशन यूसेज है वो वर्ड का, वो यहाँ पे करेक्ट है या नहीं। कभी कभी जो होता है, ये वर्ड्स को इडियम्स में यूज होते हैं। ठीक है, आपको एक इडियम दिया जाता है सेंटेंस में, और आपको देखना है कि वो इडियम या वो फ्रेज करेक्ट है या नहीं। तो हमको इडियम्स पे भी फोकस करना है। हमको, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, सो डोंट वरी। तो हमको वर्ड के मीनिंग पे फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, सिक आना चाहिए इस जगह पे या इल आना चाहिए, होम आना चाहिए या हाउस आना चाहिए। तो आप देखिए पहले मीनिंग फिट होता है नहीं। एक्सेप्ट आना चाहिए या एक्सेप्ट आना चाहिए, तो क्या एमिएबल आना चाहिए या एमिकेबल आना चाहिए। जैसे मैंने आपको वोकैबुलरी क्लास में समझाया था कि अगर मैं बोलूँ इट वाज एन एमिएबल डिवोर्स, तो वो करेक्ट नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते इट वाज अ लवेबल डिवोर्स, आपको बोलना पड़ेगा इट वाज एन एमिकेबल डिवोर्स। एमिकेबल का मतलब होता है म्यूचुअल अग्रीमेंट। तो आपको देखना पड़ेगा जनरली ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से कौन सा वर्ड सही बैठता है। तो मीनिंग पे फोकस करना पड़ेगा, प्रेपोजिशन पे फोकस करना पड़ेगा, यूजेज पे फोकस करना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करना पड़ेगा। इडियम्स वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और हम लोग देखेंगे कि किस टाइप के वैरायटीज भी आते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, अब आप ये 4 सेंटेंसेस पढ़िए। बहुत स्कोरिंग एरिया है, तो हम ये थोड़े से प्रिपरेशन के साथ इसको हम डेफिनेटली एस कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन से क्वेश्चन में ये वर्ड होम इनकरेक्टली यूज किया गया है। उसके आगे पीछे भी ध्यान दीजिए, उसके बाद जो प्रेपोजिशन आ रहा है, उसके पहले आर्टिकल जो आ रहा है वो करेक्ट है या नहीं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, ग्रामर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली प्रेपोजिशंस पे। ओके, तो आपने अपना आंसर आई होप डिसाइड कर लिया गाइस। दिस सेंचुरी इज होम टू सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स। ही अप्लाइड फॉर अ होम लोन। ही वाज क्वाइट एट होम टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन और न्यूटन। द फुल एनॉर्मिटी ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग केम होम टू सारा। तो आपको क्वेश्चन एक बार ठीक से पढ़ लिए। ओके, फर्स्ट, द सेंचुरी इज होम टू सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स। होम टू, इट इज होम टू मतलब ये सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स का हैबिटेट है ना। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है, शुड आई से इज होम टू या इज अ होम टू। ठीक है, तो हम कभी नहीं बोलते इट इज अ होम टू, वी ऑलवेज से इट इज होम टू। ओके, दिस सेंचुरी इज होम टू सेवरल माइग्रेटरी बर्ड्स। दिस प्लेस इज होम टू मेनी ऑर्फन चिल्ड्रन। सो ऑर्फन्स, तो अ होम नहीं आएगा, होम ही आएगा, वो करेक्ट है। So this orphanage is home to many children. This sanctuary is home to many migratory birds. होम टू मतलब ये उनका घर है या उनका हैबिटेट है। तो अ की यहाँ पे जरूरत नहीं है, फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट है। ही अप्लाइड फॉर अ होम लोन, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, ही अप्लाइड फॉर अ होम लोन, सुना तो है, हम लोग कई बार बोलते हैं ना, होम लोन के लिए अप्लाई किया है, पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया है, कार लोन के लिए अप्लाई किया है। तो होम लोन ठीक है। 3 पे चलते, एक बार इसको होल्ड पे रखते हैं। ही वॉज क्वाइट एट होम टॉकिंग अबाउट आइंस्टाइन और न्यूटन। ही वॉज क्वाइट एट होम, क्वाइट एट होम का मतलब है कि ही वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। सी, जब हम लोग होम बोलते हैं ना, हम बोलते हैं कॉलेज इज माई सेकेंड होम। तो होम का मतलब क्या होता है, हमारा कंफर्टिंग एटमोसफियर। सो ही वॉज क्वाइट एट होम, ही वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। सो ये एक फ्रेज है गाइज, एट होम, इफ यू आर एट होम, क्वाइट एट होम, यू आर वेरी कंफर्टेबल। सो ये करेक्ट है। द फुल एनॉर्मिटी, जो पूरा एनॉर्मिटी, लार्जनेस, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग केम होम टू सारा। केम होम टू सारा का मतलब क्या है। अब हमको कंफ्यूजन है 2 और 4 में। ठीक है, तो हम लोग पहले 2 को डिस्कस करते हैं। होम और हाउस के बीच में डिफरेंस क्या है गाइस।
अगर मैं आपको बोलूँ कि बिल्डिंग कौन सा होता है, ढांचा कौन सा होता है, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, तो आप बोलोगे कि वो हाउस होता है। जो एटमॉस्फेयर होता है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो कंफर्ट होता है, वो किससे आता है? वो होम से आता है। सो वी ऑल वांट टू लिव इन अ होम, वी डोंट वांट टू लिव इन जस्ट अ हाउस। हमको सिर्फ बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमको एनवायरनमेंट चाहिए, हमको फैमिली चाहिए, हमको कंफर्ट चाहिए। पर अगर आप सोचो कि आप लोन किसको बनाने के लिए लेते हो, आप लोन लेते हो ढांचा बनाने के लिए, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वो होता है हाउस गाइस। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते ही अप्लाइड फॉर अ होम लोन, हमको बोलना चाहिए ही अप्लाइड फॉर अ हाउसिंग लोन, क्योंकि लोन तो हाउस या बिल्डिंग को ही बिल्ड करने के लिए लिया जाता है। फिर ये बैंक्स और कंपनीज क्यों होम लोन बुलाते हैं? उनका मार्केटिंग गिमिक है, उनका एक मार्केटिंग टेक्निक है कि आप सिर्फ बिल्डिंग नहीं ले रहे हो, आप पूरा का पूरा पैकेज ले रहे हो, आपको पूरा का पूरा एटमोसफियर मिल रहा है, इसीलिए मार्केटिंग है। वरना आप हाउसिंग लोन भी काफ़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और में आप जाइए, आप लोग हाउसिंग लोन ही बोलेंगे। तो टेक्निकली ग्रामेटिकली होना चाहिए हाउसिंग लोन। तो 2 हमारा जो है वो आंसर है, क्योंकि ये यूसेज रॉन्ग है। अब इसको समझते हैं। द फुल enormity of what was happening came home to Sarah. If something comes home to you, who came home to Sarah means she finally was able to understand it. उसने फाइनली उसे एक्सेप्ट किया, उसको फाइनली समझ में आया। टू ड्राइव, आई होप दिस, आई एम ड्राइविंग होम दिस पॉइंट। ड्राइव होम द पॉइंट का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ रहा है, यू आर एबल टू रिलेट टू इट। तो ये यूजेज भी करेक्ट है और आंसर हो जाता है हमारा 2। देखिए कितना सिंपल और कॉमन यूसेज है, पर ग्रामेटिकली कितना रॉन्ग था। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस गाइस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। प्ले कितना सिंपल वर्ड है, पर देखते हैं। तो याद रखिए मीनिंग पे फोकस कीजिए, प्रेपोजिशंस पे फोकस कीजिए, फ्रेज या इडियम करेक्टली बन रहा है या नहीं उस पर फोकस कीजिए, एंड देन वी विल गेट आवर राइट आंसर। ओके, सो प्लीज गो थ्रू दिस। ओके, एक बार सेंटेंसेस को ठीक से पढ़ लीजिए, जो वर्ड है उसके आगे पीछे को ठीक से समझ लीजिए। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आइए अब इसे एक बार साथ में पढ़ते हैं। आई एम नॉट समवन हु प्लेस फास्ट एंड लूज। यहाँ पे एक इडियम यूज किया गया है, याद है इडियम्स, जैसे रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून। तो इडियम्स का मतलब है कि एक इनडायरेक्ट वे है कुछ बोलने का, जहाँ पे हम एक्चुअल लिटरल मीनिंग को नहीं देख रहे, ये हमको एक फिगरेटिव मीनिंग देता है। हम लोग इडियम्स पे एक पूरा सेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपको कई सारे अच्छे अच्छे इडियम्स सीखने को मिलेंगे। सो आई एम नॉट समवन हु प्लेस फास्ट एंड लूज विद अदर पीपल्स लाइव्स, ये करेक्ट है। टू प्ले फास्ट एंड लूज विथ मतलब आप दूसरों की जिंदगी से खेलते नहीं हो। प्ले फास्ट एंड लूज का मतलब है टू प्ले रेकलेसली, केयरलेसली, डेंजरसली विद अदर पीपल्स लाइफ। सो आप खिलवाड़, जो खिलवाड़ होता है वो होता है प्ले फास्ट एंड लूज। तो ये करेक्ट है, आप दूसरों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करते हो। द सैलॉन्स नेम कर्ल अप एंड डाई इज अ प्ले ऑफ वर्ड्स। देखिए क्या नाम रखा है सैलॉन का, कर्ल अप एंड डाई। नाउ यहाँ पे क्या मतलब निकलता है? कर्ल अप मतलब बाल कर्ल करवा रहे हो, अब डाई मतलब आप बाल को डाई करा रहे हो। ठीक है, अगर मैंने डाई का स्पेलिंग DYE से चेंज करते हैं, यहाँ पे DIE कर दिया, ठीक है, कर्ल अप एंड DIE, तो वो क्या होता है? अगर आप किसी से गुस्सा हो बहुत, तो आप बोलो आई होप यू कर्ल अप एंड डाई, तो वो हो जाता है एक अब्यूज। आई होप तुम सफर करके मर जाओ, तो वो हो जाता है एक अब्यूज। तो देखिए ये जो सैलॉन का नाम है वो एक बहुत ही चीकी नाम है, वो एक बहुत ही क्लेवर यूजेज है वर्ड्स का, बहुत ही ट्रिकी यूजेज है वर्ड्स का, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज है वर्ड्स का। तो उसको क्या बोलेंगे? क्या हम बोलेंगे इट्स अ प्ले ऑफ वर्ड्स? नहीं, हम बोलेंगे इट इज अ प्ले ऑन वर्ड्स। प्ले ऑन वर्ड्स का मतलब है अ क्लेवर यूजेज ऑफ वर्ड्स, अ ट्रिकी यूजेज ऑफ वर्ड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूजेज ऑफ वर्ड्स, ताकि वो बहुत ही चीकी और कैची हो जाए। तो हम उसको बोलेंगे प्ले ऑन वर्ड्स। ठीक है, तो प्रेपोजिशन यहाँ पे काम आ गया हमारा। He tried to play down the seriousness of his illness. इसका illness काफ़ी serious था actually, पर he tried to play it down. Play it down मतलब उसने ये नहीं दिखाया कि मेरा illness बहुत serious है, उसने understate कर दिया उसको, उसने उसको severity को कम कर दिया, उसने ये दिखाया कि अरे मैं तो बीमार हूँ ही नहीं। So that is called he tried to play down, reduce the intensity. Using this device is child's play. Child's play का मतलब क्या है? I'm sure solving this question also now will become child's play for you. मतलब कोई बच्चा भी कर सकता है, that's an idiom. Child's play का मतलब है very easy, कोई बच्चा भी कर सकता है।
तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, टू, क्योंकि टू इज द इनकरेक्ट यूसेज. इट शुड बी प्ले ऑन वर्ड्स, नॉट प्ले ऑफ वर्ड्स. ओके राइट, आइए आगे जाते हैं ना. यहाँ मैं आपके लिए ला रही हूँ कुछ कैट क्वेश्चंस. ओके, तो ये कुछ कैट क्वेश्चंस हैं, इनको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. वर्ड यहाँ पे है बंडल. ठीक है, तो बंडल कैसे यूज हो सकता है अलग अलग सेंटेंस में, क्या अलग अलग मीनिंग हमें मिल सकता है द वर्ड बंडल का, वो समझने की यहाँ पे हम कोशिश करेंगे. ओके, बंडल. पढ़िए सब सेंटेंसेस को केयरफुली, मीनिंग देखिए, वर्ड करेक्ट है या नहीं उस सेंटेंस में, या उस वर्ड के जगह ये वर्ड यहाँ पे आ ही नहीं सकता, ये सोचिए. प्रेपोजिशंस को देखिए, फ्रेजेस को देखिए, इडियम्स को देखिए, करेक्ट यूजेज है या नहीं. आगे पीछे देखिए, प्रेपोजिशंस देखिए, आर्टिकल्स देखिए. ओके, लेट्स ट्राई दिस. द न्यूबॉर्न बेबी वाज अ बंडल ऑफ जॉय. करेक्ट है, हम बोलते हैं ना एक छोटा सा बंडल ऑफ जॉय है. बंडल क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी इतना सा होता है, तो वो छोटा सा हमारा बंडल ऑफ जॉय है. ओके, फॉर द फैमिली. मोबाइल ऑपरेटर्स आर ऑफरिंग अ बंडल ऑफ additional benefits. भर भर के bundle of additional benefits. He made a bundle in the share market. नोटों का bundle. He made a bundle in the share market. Bundle of money. Bundle of rupee notes. It was sheer luck that brought a bundle of Boy Scouts. Now Boy Scouts, ये scouts क्या होता है, मेरे guides और scouts होते हैं ना, NCC वगैरह के cadets. That brought a bundle of Boy Scouts to where I was lying wounded. ना बॉय स्काउट्स मतलब तो छोटा सा न्यूबॉर्न बेबी नहीं है जो इतना सा बंडल हो. बॉय स्काउट्स मतलब होंगे एटलीस्ट बच्चे तो होंगे, या तो 10-12 साल के तो होंगे, तो उनके लिए हम कैसे बोल सकते हैं बंडल ऑफ बॉय स्काउट्स. हमें बोलना है ब्रॉट अ ग्रुप ऑफ बॉय स्काउट्स, या ब्रॉट जो हमें यहाँ पे बोलना है झुंड, क्योंकि बॉय स्काउट्स काफ़ी सारे बॉय स्काउट्स एक साथ आ गए 10-15, तो उनको नहीं बोल. आई कांट से ठीक है बंडल ऑफ पीपल हैव कम टू माई हाउस, ये नहीं बोल सकते ना, हम लोग बोलेंगे ग्रुप ऑफ पीपल हैव कम टू माई हाउस. तो यहाँ पे ये वर्ड बंडल करेक्ट नहीं है. यहाँ पे हमारा मतलब ये नहीं कि एक छोटा सा बंडल बन गया है, हमारा यहाँ पे मतलब है कि ग्रुप है, एक झुंड आया है. तो उस झुंड के लिए हम बंडल नहीं यूज कर सकते, हम लोग ग्रुप यूज कर सकते हैं. ठीक है, या क्योंकि स्काउट्स है, रेंजर्स है, सोल्जर्स है, तो हम लोग ट्रूप यूज कर सकते हैं, पर बंडल यहाँ पे नहीं आएगा. तो हमारा इनकरेक्ट कॉन्टेक्चुअल यूजेज कौन सा हो जाता है गाइस, हमारा इनकरेक्ट कॉन्टेक्चुअल यूजेज यहाँ पे हो जाता है 4. तो इसीलिए लैंग्वेज का यूजेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने बंडल ऑफ जॉय सुना होगा, ये हम लोग बोलते ही रहते हैं नोटों का बंडल. तो हमारा जो हम जो दिन डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको थोड़ा यहाँ पे लाइए. एंड देन यू ऑल्सो हैव टू सी कि यहाँ पे मीनिंग क्या है. यहाँ पे मीनिंग ये नहीं कि एक बंडल है, यहाँ पे मीनिंग है कि ग्रुप है, तो यहाँ पे द वर्ड बंडल विल नॉट फिट. ओके, आइए एक और कैट क्वेश्चन को देखते हैं. सॉर्ट. सॉर्ट सॉर्ट का अलग अलग मीनिंग होता है. हम लोग बोलते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन यू आर. सॉर्ट का मतलब होता है टाइप. प्लीज सॉर्ट आउट योर डिफरेंसेस. अपने डिफरेंसेस को सुलझाओ, सॉर्ट करो उसे. सो सॉर्ट के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं. Okay, I hope आपने अपने sentences पढ़ लिए हैं and you have registered your right answer. Okay, now all that is left is for us to discuss it and for you to confirm whether your answer is right or not. What sort of cheese do you use in pizza? What sort of cheese? Whether you use mozzarella cheese, whether you use processed cheese, whatever, goat's cheese, what sort of cheese? मतलब what type of cheese? Farmers of all type attended the rally. Okay. They serve tea of a sort on these trains. They serve tea of a sort मतलब of a variety. या तो सिर्फ ग्रीन टी देते होंगे, या तो सिर्फ साम टी देते होंगे. So they serve tea of a sort मतलब of a particular variety. Let's sort these boys into 4 groups. Let's sort them. Sorting हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं बॉयज़ का, 4 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करते हैं, या उनको छांटते हैं, या उनको सॉर्ट करते हैं. तो मेरा प्रॉब्लम है ना जो गाइस, वो है सेकंड सेंटेंस से. फार्मर्स ऑफ ऑल, अगर आप ऑल वर्ड पे फोकस करोगे तो ऑल वर्ड का मतलब सिंगुलर नहीं होता, ऑल वर्ड का मतलब यहाँ पे प्लूरल होता है. तो हम बोलेंगे फार्मर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर एक टाइप के फार्मर्स. सो वील हैव टू से फार्मर्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स
attended the rally. Farmers of different classes belonging to different high class, low class, different towns, different cities, all सब टाइप के फार्मर्स, ऑल सॉर्ट्स नॉट सॉर्ट. तो ये सिंगुलर प्लूरल पे यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा, यूजेज में थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा. तो इसीलिए हमारा तो यूजेज इंपॉर्टेंट है. इस कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड ठीक बैठ रहा है नहीं, सिंगुलर होना चाहिए था, प्लूरल होना चाहिए था, प्रेपोजिशन कौन सा होना चाहिए था. All of these are the little things that we'll have to focus on. Okay, host. Try this. Host के भी अलग meanings होते हैं. If you're hosting a party, मतलब एक आप एक पार्टी थ्रो कर रहे हो, आप एक पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो. You are the host at the party. मतलब आप उस पार्टी के होस्ट हो, आपने सब गेस्ट को बुलाया है, वो पार्टी आपकी है. फिर हम लोग बोलते हैं होस्ट कंट्री, होम कंट्री. होम कंट्री है जहाँ से हम पैदा हुए हैं. होस्ट कंट्री है जहाँ पे हम जाके अभी रह रहे हैं, विच इज़ होस्टिंग अस, जो हमको जगह दे रहा है रहने की, जो हमको शरण दे रहा है. ओके, इफ़ यू होस्ट द पार्टी, हु विल फुट द बिल. पहले वो तो फुट द बिल एक इडियम है जिसका मतलब है बिल कौन भरेगा. हु विल फुट द बिल. If you host the party, if you conduct the party, if you throw the party, if you organize the party, अगर आप पार्टी के होस्ट हो तो फिर बिल कौन भरेगा. ओके, दिस इज करेक्ट. Kerala's forests are host to, are home to, are host to a range of snakes. मतलब केरला के फॉरेस्ट में कई सारे स्नेक्स आते हैं और वहाँ पे रहते हैं. जैसे अगर आप इंडियन हो पर आप अमेरिका में रह रहे हो तो इंडिया आपका होम कंट्री है, अमेरिका आपका होस्ट कंट्री है. वैसे ही कई सारे स्नेक्स के लिए केरला का जो फॉरेस्ट है वो उनका होस्ट है, वो वहाँ पे उनको शरण दे रहा है. रांची विल प्ले द होस्ट टू. मैं आपको बोला आगे पीछे देखिए, you will not say play the host to, you will say Ranchi will play host to. It will play or it will act as an organizer, will play host to. the नहीं आएगा यहाँ पे. तो आंसर हमारा 3 हो जाता है गाइस. अ वायरस हैज इन्फेक्टेड द होस्ट कंप्यूटर. हाँ, जिस कंप्यूटर पे हमने वो फाइल भेजा था, वो जब फाइल्स के कारण वायरस आ गया उस कंप्यूटर में, तो वो हो जाएगा हमारा होस्ट कंप्यूटर. ये करेक्ट है. ओके, जो नेटवर्क पे जो हमारा होस्ट कंप्यूटर होता है ये करेक्ट है. आंसर ऑप्शन है 3 गाइस. यू विल नॉट से प्ले द होस्ट, यू विल नॉट से आई एम प्लेइंग द होस्ट टू दिस पार्टी. आई विल प्ले होस्ट, मैं होस्ट बनूंगी. ओके, सो देयर इज नो नीड फॉर एन आर्टिकल द ओवर देयर. ओके, राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. द वर्ड इज इम्प्लीकेशन. Implication. फोकस कीजिए. एक एक सेंटेंस को ठीक से पढ़िए. ओके, नाउ इम्प्लाई का मतलब क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेंटेंस व्हाट डू यू फील, आरसी में काफ़ी कॉमनली बोलते हैं कि व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट. इन्फर का मतलब होता है हम लोग क्या समझते हैं स्टेटमेंट से. व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू इम्प्लाई, मतलब ऑथर क्या कहना चाह रहा है. व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू इम्प्लाई. इम्प्लाई का मतलब हो जाता है एक तो सजेस्ट. What is the author trying to tell? What is the author trying to suggest? What is the author trying to signal? So वो हो जाता है एक मीनिंग इम्प्लाई का. If you have been, अच्छा ठीक है, पर यहाँ पे देखिए, several members of the audience missed the implication of the minister's promise. Missed the implication मतलब उनका मतलब what the minister was trying to say, उसके promise का implication क्या होगा, उसका exact मतलब क्या है, उसके एग्जैक्ट इफेक्ट्स क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होंगे, उस प्रॉब्लम का मीनिंग क्या हम निकाल सकते हैं उस प्रॉमिस का, वो उनको समझ में नहीं आया. तो ये वो हो गया वो मीनिंग वाला इम्प्लीकेशन. ठीक है, अब एक और मीनिंग जो आता है वो देखिए 2 में. दिस लेटर विल लीड टू द इम्प्लीकेशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियलिस्ट्स इन द शेयर मार्केट स्कैम. विल लीड टू द इम्प्लीकेशन ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज. यहाँ पे इम्प्लीकेशन का मतलब है कि ये लेटर अगर रिलीज होगा तो ये जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो इस शेयर मार्केट स्कैम में इन्वॉल्व हो जाएंगे. उनको फेस करना पड़ेगा जो पुलिस के चार्जेस है, जो लीगल उन पे प्रोसेस शुरू हो जाएगा.
विल लीड टू इम्प्लीकेशन, मतलब वो यहाँ पे फंस जाएंगे, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ये एक और मतलब निकलता है वर्ड इम्प्लीकेशन का। फर्स्ट वाला देखते हैं। Everyone appreciated the headmaster's implication in raising flood relief. Headmaster's meaning in raising flood relief, headmaster फंस गया flood relief में, नहीं, ये मीनिंग्स नहीं आ सकते। तो यहाँ पे जो मीनिंग है क्लियर नहीं है, ठीक है। एक बार फोर्थ को देखते हैं। Death by implication is the only solution the poem offers the reader. Death by implication, ये ओके, डेथ इज द ओनली सोल्यूशन द पोएम ऑफर्स द रीडर। बाय इम्प्लीकेशन का मतलब है बाय एप्लीकेशन, यहाँ पे बाय सजेशन, बाय हिंटिंग। तो ये सिमिलर हो जाता है 3 के मीनिंग से। पर अगर आप 1 देखोगे, हम लोग ये नहीं बोल सकते दी हेडमास्टर्स इम्प्लीकेशन इन फ्लड रिलीफ, हमको बोलना पड़ेगा हेडमास्टर्स इन्वॉल्वमेंट इन रेजिंग फ्लड रिलीफ, हेडमास्टर्स इनिशिएटिव अगर उसने फ्लड रिलीफ का किया है। तो इम्प्लीकेशन यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए इन्वॉल्वमेंट। सो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है जो आप सजेस्ट करते हो, जो आपका मीनिंग निकलता है, जो आप कहना चाहते हो, जो आप सिग्नल करना चाहते हो। और इफ़ यू वेर इम्प्लीकेशन इन अ शेयर मार्केट स्कैम का मतलब हो जाता है यू बीन इन्वॉल्व, यू आप फंस जाते हो स्कैम में, आपको घसीट लिया जाता है, अब आपको क्रिमिनल चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। तो वो यहाँ पे एक और मीनिंग बन सकता है। तो आंसर हमारा हो जाता है गाइज यहाँ पे 1। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्या? डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियरली विजिबल हो सकता है, क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड हो सकता है। ओके, पढ़िए सेंटेंसेस और देखिए, आगे पीछे देखिए। डिस्टिंक्ट अबाउट, डिस्टिंक्ट ऑन द होराइजन, देखिए कैसे यूज हुआ है, एज अ वर्ब यूज हुआ है, एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है, कैसे यूज हुआ है। Okay, first one, he is distinct about what is right and what is wrong. Okay, I will keep this on hold. Mars became distinct on the horizon in the month of August. In the month of August हमें जो हमारा horizon है उस पे Mars distinctly दिखने लग गया। Mars became distinct मतलब became clearly visible. The distinct strains of Ravi's violin could be heard. Distinct strains मतलब clear strains, यहाँ पे एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। उसका जो स्ट्रेन्स है वायलिन का वो क्लियरली डिस्टिंक्टली सुनाई दे रहा था। ओके, घोष बाबू's let's say case is a distinct case, is a very clearly visible, is a very clear, एक बहुत ही डिस्टिंक्ट, बहुत ही पर्टिकुलर, बहुत ही स्पेसिफिक केस है ऑफ वाटर राइजिंग अबाउ इट्स ओन लेवल। ओके, अब ये देखिए, we never use he is distinct about. Okay, I cannot use it as a verb like this. I can say he is clear about what is right and what is wrong. He is sure about what is right and what is wrong. He knows about what is right and what is wrong. But I cannot say he is distinct about what is right and what is wrong. A person cannot be distinct. Okay, for example, it can be a distinct case, distinct voice, distinct strains. Mars became distinct, became clear, ठीक है, but you can't say person is distinct. I can't say I am distinct, you are distinct. No, you have to say, and you can't say is distinct about, you will have to say he is clear about. Okay, so answer हमारा यहाँ पे हो जाता है 1. Okay, right. अब ये जो है ये एक और टाइप का क्वेश्चन आया था कैट एग्जाम में। तो ये था, एक वर्ड दिया जाता है सेम, अब आपको उसके मीनिंग्स भी दिए जाते हैं। तो 4 मीनिंग दिए जाते हैं, 4 यूजेज दिए जाते हैं, आपको मैच करना है राइट डिक्शनरी डेफिनेशन को उसके यूजेज से, थियोरी को उसके एप्लीकेशन से। ओके, एक क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर यू कैन ट्राई इट आउट एंड देन आई विल कीप टेलिंग यू द राइट आंसर। ठीक है, सपोज टर्न का मतलब होता है गिव न्यू डायरेक्शन टू। ठीक है, एक मतलब होता है प्लीज टर्न योर सेल्फ, प्लीज टर्न द कार। सो टर्न का मतलब है गिव न्यू डायरेक्शन टू। अब कौन सा सेंटेंस यहाँ पे टर्न का वो मीनिंग देता है? ओके, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जी आशीष आस्क्ड लक्ष्मण to turn his face to the left, give new direction to, turn his face to the right या to the left. So Ashish asked Lakshman to turn his face. तो यहाँ पे A और G, A मीनिंग हो गया टर्न का, न्यू गिव न्यू डायरेक्शन टू, और G हो गया उसका यूजेज एक सेंटेंस में। तो A और G एक कॉम्बिनेशन डेफिनेटली है। जो ऑप्शंस हमको A और G देते हैं वो है 2, 3 और 4। ठीक है,
बाद में तो हम ऑप्शंस के साथ ही खेलेंगे, पर अब मैं आपको एक बार सबका मीनिंग एक बार समझा देती हूँ। एक मतलब होता है टर्न का सेंड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा सेंटेंस हमें देता है टर्न का मीनिंग है सेंड। ये देखिए एफ वाला, लीना नेवर टर्न्ड अवे अ बेगर। टर्न्ड अवे अ बेगर मतलब शी नेवर सेंट हिम अवे। उसे कभी उससे अगर कोई बेगर उसके दरवाजे पे आता था तो कभी उसको भेजा नहीं, कुछ दे के ही भेजा। सो शी नेवर टर्न्ड अवे और शी नेवर सेंट अ बेगर। तो बी और एफ, बी मीनिंग हो गया, एफ उस मीनिंग का एप्लीकेशन हो गया। सो बी और एफ कहाँ आता है गाइस, 2 और 4 में। 3 में बी और ई है वो गलत हो रहा है, तो 3 हम लोग निकाल देते हैं। चेंज इन फॉर्म, अब देखो द ओल्ड स्कूल बिल्डिंग हैज बीन टर्न्ड इनटू अ म्यूजियम। पहले स्कूल था, म्यूजियम बन गया, उसका फॉर्म चेंज हो गया। सो सी और एच हो जाता है हमारा एक सबसेट। अब सी और एच किस में है, ये तो सी और ई है, ये फोर्थ वाला, तो हमारा आंसर हो जाता है फोर्थ। डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अपॉर्चुनिटी कमिंग सक्सेसफुली फॉर ईच पर्सन, इट इज नाउ हिज टर्न टू बी एंग्री। अब उसकी बारी है, अब उसका अपॉर्चुनिटी है, तो डी और ई भी करेक्ट है। तो ऐसे जो यूजेज दिया गया, मीनिंग दिया गया, आपको देखना पड़ेगा कि राइट उसका सेंटेंस कौन सा फ्रेम होता है। ये हो जाता है हमारा कॉन्टेक्चुअल यूजेज। अब आपको हर सेंटेंस और मीनिंग मैच करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। हम ऑप्शंस के साथ कैसे खेलेंगे, लेट्स सी। टाइम कम करना है ना हमको, तो हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे। पहले आप ऑप्शंस देखो। लेट्स स्टार्ट, कैच एनी सेंटेंस एंड विल सी विच मीनिंग वी कैन मैच इट विथ। यूजेज पकड़ना और आसान होगा, उससे आपको मीनिंग आसानी से मिल जाता है। माई ब्रदर डी, ओके एनीथिंग। दिनेश इंसिस्टेड ऑन डीलिंग द कार्ड्स। दिनेश इंसिस्टेड ऑन डीलिंग द कार्ड्स मतलब क्या, आप कार्ड्स के गेम्स खेल रहे हो, आप डील करते हो ना कार्ड्स को, तो डीलिंग इन कार्ड्स का मतलब क्या होता है, कार्ड्स को बांटना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पे देखते हैं विच डिक्शनरी डेफिनेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूट। मैनेज नो, स्टॉक और सेल नो, गिव आउट टू अ नंबर ऑफ पीपल, यस, गिव आउट टू नंबर ऑफ पीपल होता है डिस्ट्रीब्यूट। तो कौन सा हमारा सबसेट हो जाता है, सी और ई। यहाँ पे सी और ई नहीं है, यहाँ पे सी और ई है, यहाँ पे सी, ओह ओके, तो हमें अपना आंसर ही मिल गया, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन में सी और ई नहीं है, तो हमें कितना इजीली हमारा आंसर मिल गया। जस्ट टू बी श्योर वी विल क्रॉस चेक वंस, ओके। लेट्स टेक एनीथिंग, ओके। जी, माई ब्रदर डील्स इन कार्ड्स, यहाँ पे क्या है जी के साथ बी, माई ब्रदर डील्स इन कार्ड्स, ओके करेक्ट। माई ब्रदर स्टॉक्स और सेल कार्ड्स, वो कार्ड्स बेचता है। आई डील इन फर्नीचर, आई डील इन cars मतलब क्या है, sell or stock cars, correct. Our answer option is 2. Let's use the same logic, guys. One more question, let's just try to match the usage with the definition और options को eliminate करते हैं। छोटा सा sentence पकड़ते हैं, अच्छा दिख रहा है। Sorry I couldn't catch you. I couldn't catch you का मतलब ये नहीं कि I couldn't physically catch you, यहाँ पे मतलब है I couldn't catch you, I couldn't understand what you were trying to say. Please repeat it. I couldn't catch the meaning of your words. So यहाँ पे catch you का मतलब है I couldn't understand you. So which dictionary definition over here means I couldn't understand you? Capture नहीं, grasp, हाँ grasp the meaning, correct. Deception का मतलब हो जाता है cheating, किसी को धोखा देना. Thing और person word trapping नहीं. Answer option हो जाएगा B और H. तो बी और एच, बी और एफ है यहाँ पे, यहाँ सेकंड में बी और जी है, थर्ड में बी और एफ है, अच्छा फोर्थ में बी और एच है, और ये हमारा आंसर भी हो गया क्योंकि हमने एक यूनिक कॉम्बिनेशन को पकड़ लिया। एक और क्रॉस चेक करने के लिए बस एक बार ले लेते हैं ए और जी। ए कैप्चर, हुसैन ट्राइज टू कैच द स्पिरिट ऑफ इंडिया इन दिस पेंटिंग, गुड ना, ही ट्राइज टू कैप्चर द स्पिरिट ऑफ इंडिया इन इट्स पेंटिंग, तो ये करेक्ट है। तो आंसर ऑप्शन हमारा हो गया यहाँ पे 4। ओके, आइए एक देखते हैं एक और को, बाउंड, ये सब एक्चुअल कैट क्वेश्चंस है गाइस। ओके, बाउंड, आइए एक और आप पहले सोचिए व्हाट विल बी द आंसर, क्विकली ट्राई इट आउट योरसेल्फ, ट्राई इट आउट बाय योरसेल्फ, और फिर हम लोग मैच करेंगे। कोई भी सेंटेंस पकड़ लीजिए, कोई भी। दिनेश फेल्ट बाउंड टू वॉक आउट व्हेन द डिस्कशन टर्न टू किकबैक्स। किकबैक्स का मतलब है यहाँ पे जैसे आपको थोड़े ब्राइब्स मिलते हैं, उसको किकबैक्स बोलते हैं, थोड़े फेवर्स मिलते हैं, दैट इज किकबैक्स। Okay, I think you've got your answer. Now it's time for us to check. Dinesh felt bound to walk out when the discussion turned to kickbacks. वो लोग डिस्कस करने लगे ब्राइब्स के बारे में, फेवर्स के बारे में, फिर दिनेश को लगा कि I felt bound to walk out. उसे लगा कि अब अच्छा होगा कि मैं बाहर निकल जाऊँ. He felt obliged, या उससे
कंस्ट्रेंड टू वॉक आउट। अब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बैठा, मैं यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता, सो इट्स बेटर दैट आई वॉक आउट। सो ए और ई हमारा एक सबसेट है, ओके पर दो ऑप्शन हमको ए और ई देता है, 2 और 3। अब देखना पड़ेगा उसमें डिफरेंस क्या है। कोई भी ले लीजिए, बी और जी ले लीजिए या सी और एच ले लीजिए, एनीथिंग यू कैन टेक। ओके सो लेट्स टेक एनी वन। बी लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे दिया है बी और जी। विद्या स्टोरी स्ट्रेन्स द बाउंड्स ऑफ क्रेड्यूलिटी। क्रेड्यूलिटी का मतलब हमको याद है ना, हमने किया था रूट वर्ड क्रेड। क्रेड का मतलब होता है क्या? क्रेड का मतलब होता है बिलीफ। और इस ऑप्शन में बी लिंक्ड है एच से। बाउंड फॉर अ करियर इन लॉ, यहाँ पे लिमिटिंग फॉर अ करियर इन लॉ नहीं है, बाउंड फॉर अ करियर इन लॉ मतलब ही इज मूविंग टूवर्ड्स, और आई कैन से दैट यू नो ही इज let's say made, you know, he's going towards law, so that's why she was reluctant or hesitant to study Milton। ठीक है, विद्या स्टोरी स्ट्रेन्स द बाउंड्स ऑफ क्रिएटिविटी। यहाँ पे जो बाउंड है उसका मतलब है बाउंड्री। वो स्टोरी कुछ बहुत ही अकाल्पनिक है, इसलिए वो जो बाउंड्स ऑफ क्रेडिबिलिटी है, बाउंड्स ऑफ बिलीव है, जो लिमिट की जो बाउंड्री है उसको क्रॉस कर जाती है। तो कौन सा मीनिंग यहाँ पे होता है बाउंड का? लिमिटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। सो बी और जी करेक्ट है। जो ऑप्शन हमको बी और जी देता है वो है सेकेंड ऑप्शन, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आप कुछ भी ले सकते थे चेक करने के लिए, सी ले लीजिए। चलिए सी, मूव इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, बाउंड फॉर अ करियर इन लॉ, हेडेड फॉर अ करियर इन लॉ, मूविंग टुवर्ड्स अ करियर इन लॉ। डी और एफ देख लीजिए, डेस्टिन्ड और सर्टेन टू बी। बफेट में बफेट का मतलब ये होता है, एक तो होता है बुफे जो हम लोग खाना खाने जाते हैं, जो स्प्रेड ऑफ फूड लगता है, और बुफे का एक और मतलब होता है गाइस अटैक। सो अटैक्ड बाय कॉन्ट्रडिक्टरी फोर्सेस ही वाज बाउंड टू लूज हिज माइंड, ऐसा तो होना ही था। सो इट वाज सर्टेन टू बी, या ऐसा तो लिखा ही था, इट वाज डेस्टिन्ड टू बी। ठीक है, डी और एफ भी सबसेट है। तो एनीवे आप कुछ भी पकड़ लीजिए, एक दो कॉम्बिनेशन में आपको आपके आंसर्स अच्छे से आ जाएंगे। सेंटेंस को केयरफुली पढ़ना जरूरी है, उसके अलग अलग मीनिंग्स को देखना जरूरी है। देखिए बाउंड के यहाँ पे कितने मीनिंग्स निकल सकते हैं, ऑप्शंस के साथ साथ एलिमिनेट करना जरूरी है। ओनली देन यू विल गेट योर राइट आंसर। Okay, I hope this is clear, guys. Now let's try out another question, guys. Let's see. The word over here is measure. Okay, now you try. You think of the answer. Usage देखिए, फिर डिक्शनरी डेफिनेशन पे आइए, वो इजी रहता है। और कोई भी पकड़ लीजिए। Okay, let's try. H से शुरू करते हैं। रमेश यूज अ मेजर टू टेक आउट 1 लीटर ऑफ ऑयल। आपको 1 लीटर ऑफ ऑयल मापना था, उसके लिए आपने एक मेजर यूज किया, मतलब या तो आपने एक मेजरिंग कप यूज किया, या तो आपने एक मेजरिंग मग यूज किया, कुछ भी यूज किया जिससे आप 1 लीटर को मेजर कर सकते हैं। तो कौन सा यहाँ पे बोलता है कि ठीक है आपने एक वेजल यूज किया है 1 लीटर को मेजर करने के लिए, वेजल ऑफ स्टैंडर्ड कैपेसिटी, करेक्ट। तो बी और एच हमारा एक सबसेट हो जाएगा। ना बी और एच आता है ऑप्शन 3 में आता है और ऑप्शन 4 में आता है। ठीक है, अब एक और सेंटेंस को लेते हैं। द मेजर ऑफ द क्रिकेट पिच वॉज 22 यार्ड्स, मतलब जो क्रिकेट पिच का डायमेंशन है वो 22 यार्ड्स का था। अब यहाँ पे कौन सा सेंटेंस डायमेंशन के बारे में बोलता है? ओके, साइज और क्वांटिटी फाउंड बाय मेजरिंग। हाँ, हमने मेजर करके हमको पता चला कि 22 यार्ड्स है। सूटेबल एक्शन नहीं, वहाँ पे एक्शन नहीं है, वहाँ पे डायमेंशन है, साइज है। सर्टेन एक्सटेंट और क्वांटिटी पर हम लोग साइज की बात कर रहे हैं, 22 यार्ड्स हमने मेजर करके क्रिकेट पिच का पता किया है। तो ए लिंक्ड है किससे? ए लिंक्ड है जी से। तो ए और जी किस में आता है? थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर ऑप्शन हो जाता है 3। अब देखिए एक और देख लेते हैं, ई को देखिए। अ मेजर वॉज इंस्टीट्यूटेड टू प्रिवेंट आउटसाइडर्स, कुछ मेजर्स लिए गए थे, कुछ स्टेप्स लिए गए थे, कुछ एक्शंस लिए गए थे। तो सी और ई भी एक सबसेट है, वो भी करेक्ट है यहाँ पे। डी, असर्टेन एक्सटेंट और क्वांटिटी। शीला वाज आस्क्ड टू मेजर ईच आइटम, उसको असर्टेन करना था, उसे फाइंड आउट करना था हर एक आइटम को। शी वाज आस्क्ड टू असर्टेन इट, शी वाज आस्क्ड टू आइडेंटिफाई इट, शी वाज आस्क्ड टू फाइंड इट आउट, वो भी करेक्ट है। तो हमारा यहाँ पे आंसर विदाउट अ डाउट हो गया गाइस 3। ओके, सो सी, सो इजिली वी हैव गॉट द आंसर फॉर आवर क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अगर आए डेफिनेटली बहुत इजी और बहुत स्कोरिंग है, यू विल हैव टू ट्राई देम आउट, क्योंकि सिंपल वर्ड्स है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए बस। मैं बोलूँगी कंसंट्रेशन से ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, थोड़ा टेक्निक चाहिए ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का, एंड यू विल गेट योर राइट आंसर। ओके, so until we meet next time guys,
Remember, keep learning. For that, you will have to use my code Ritu MBA. My name Ritu, our goal MBA. Ritu MBA. Like, share and subscribe these videos. Subscribe to the Plus platform. अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा. हम लोग साथ में बैठ के हमारे प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखेंगे. So keep watching, guys. Like, share and subscribe, and take good care of yourself. और next time तक के लिए goodbye.